अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है और नज़र आ रही होगी, तो हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज के बाद हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ मूव करने लगे हैं। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंट्रो देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं, इंजीनियरिंग में हमें ये कैसे हेल्प आउट करती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनसे इनका क्या डिफरेंस है, कितनी ये मुख्तलिफ हैं। तो ये आज के हम लेक्चर में देखेंगे और एट द एंड हम कुछ फेमस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जानने के काबिल हो जाएंगे कि आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगी। तो कुछ फेमस हैं जैसे लेप्लास इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है, तो हम इनको आज इनसे भी इंट्रोड्यूस होंगे। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इस कोर्स के, आज के लेक्चर के। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे होंगे एप्लीकेशन ऑफ पीडीज। जैसे मैंने कहा कि पीडीज की डायरेक्ट हम देखेंगे जो एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग में स्पेशली, इसको हम फोकस करेंगे। एंड आफ्टर दैट सॉल्यूशन यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का थोड़ा मेथड आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए पढ़ रखा है। तो अब यहाँ हम जरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, उनके सॉल्यूशन टेक्निक्स देखेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज कमिंग अहेड in front of you. These are some learning outcomes of this. By studying this workbook, you will learn to recognize the two-dimensional Laplace equation and one-dimensional diffusion and wave equations. तो ये चीज आप इस टॉपिक के कंप्लीट करने के बाद लर्न करेंगे। यू विल लर्न हाउ टू वेरीफाई सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। तो सबसे पहले अगेन, जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में देखा था कि सबसे पहले हमने देखा था सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन वो चीज होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगेन हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन की वेरिफिकेशन कैसे होगी, और फाइंड सॉल्यूशन बाय यूजिंग द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की मदद से। ओके, दिस इज अ इंट्रोडक्शन sentences for you. A partial differential equation is a differential equation involving partial derivatives of one dependent variable with respect to two or more independent variable. तो ये लाइनें इंपॉर्टेंट हैं भाई। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बात की थी कि वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम इन्वॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है। वैसे ये इन जनरल एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं इसमें हम कह रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे। ये मिनिमम 2 होंगे और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन involving partial derivatives and ordinary differential equation involving ordinary derivatives. तो partial differential equation में independent variables बढ़ जाएंगे। These independent variables may be 2 or 3, 4 and so on. The independent variable may be space variables only or one or more space variables and time. मैंने आपको बताया था कि चेंज किसी भी चीज में जो आता है वो दो वजूहत हैं, टाइम एंड स्पेस। तो स्पेस इन जनरल जो हम चीजें दिखती हैं हमें वो 3 डायमेंशन में दिखती हैं। तो स्पेस के टोटल वेरिएबल है 3, एक एक्स में हो गया, एक वाई और एक जी डायरेक्शन में, और एक चौथा वेरिएबल हमारे पास टाइम आता है। तो 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इन रियलिटी जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन जनरल 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसलिए कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मे बी स्पेस वेरिएबल्स। ये स्पेस वेरिएबल्स हो सकते हैं ओनली, सिर्फ, और वन, ये एक भी हो सकता है, और मोर, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 3 स्पेस वेरिएबल, एंड टाइम, और टाइम भी हो सकता है। तो ओवरऑल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होंगे वो एक से ज्यादा होंगे। Mathematical modeling of many situations involving natural phenomena leads to partial differential equations. Partial differential equation मैथमेटिक्स की इक्वेशंस हैं और ये किसी न किसी प्रॉब्लम से
आपके यहाँ आती हैं, प्रॉब्लम से मॉडल होती हैं। तो ये कहता है कि नेचुरल फिनोमेना है। जैसे हम देखें वेव्स, वेव्स जो होती हैं आपको पता है स्ट्रिंग्स में पैदा होती हैं, वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं। अब इनको डिस्क्राइब करने के लिए हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस देखेंगे। इसी तरह हीट का फ्लो, हीट इक्वेशन जो है हम देखेंगे, हीट इक्वेशन भी मॉडल होती है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हीट इक्वेशन हमें बता देती है कि हीट ट्रांसफर कितनी हो रही है फ्रॉम वन एंड टू अदर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए। इसमें आपने सीखा कि व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर हमें देखा कि मैथमेटिकल मॉडलिंग होगी ये नेचुरल फिनोमेना की। तो these are some key objectives and prerequisites. Before starting this section, you should be able to carry out partial differentiation. तो आप लोगों को partial differentiation आनी चाहिए, जो कि आपने कैलकुलस में सीखी थी। And to be able to solve constant coefficient ordinary differential equations. ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। constant coefficient differential equations को आप सॉल्व करना जानते हैं, तब जाके आप ये वाला प्रोसेस सीख चुके हैं। तो ये दो चीजें हैं, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए और दूसरी कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको सॉल्व करना आनी चाहिए। लर्निंग आउटकम फिर क्या होंगे? वेरीफाई सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अराइजिंग इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। तो हम इस जो आज का लेक्चर है, ये जो आज का ये टॉपिक है, इसमें हम ये देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे वेरीफाई होता है। कभी सॉल्यूशन निकालना नहीं सीखेंगे, अभी हमने ये सीखा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अभी जरा मैथमेटिक्स में भी जाके देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होगी, और साथ साथ हम इसके सॉल्यूशंस को वेरीफाई भी करेंगे कि इसका एक सॉल्यूशन बता दूंगा, हाँ भाई चेक करें सॉल्यूशन है या नहीं। अगेन हम उसको इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि आया ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। ओके, सो हियर इज इंट्रोडक्शन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अभी बात मैंने की, प्री रिक्विजिट्स क्या है आपका? OD, constant coefficients. So we have learned how to obtain the solution of certain types. Since knowledge of solution of certain ODs, that is with constant coefficient, will be required in solving PDs, we will begin this unit reminding you of some important results. Okay, तो हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमने भी देखा कि जब तक आपको सेकंड ऑर्डर ओडीज या फर्स्ट ऑर्डर ओडीज हल नहीं करना आएंगी, आप इस सेक्शन में आगे नहीं चल सकते। तो हालांकि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको ब्रीफली सिखाया हुआ है, लेकिन इन नोट्स में फिर एक क्विक हम रिकॉल करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो सबसे पहले देखें, मैंने आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर ओडी लिखी हुई है। ये अगेन मैंने जब ये टॉपिक शुरू किया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उस वक्त आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई थी। अब इसको देखें, आप आराम से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हल कर सकते हैं। y dy के नीचे आ जाएगा, dx इधर चला जाएगा, और ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। ये आप लोगों ने निकाला हुआ है, जस्ट आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, ओके, कि कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है, और a इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। ये की पॉइंट था कि इस तरह के इक्वेशंस इसमें देखें, अगर इस इक्वेशन को गौर करें तो इस इक्वेशन में y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो इस इक्वेशन में सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे मौजूद नहीं है, एब्सेंट है। तो इसका सॉल्यूशन हमेशा ये आया करता है, इसका सॉल्यूशन ये हमेशा आया करेगा। कहते हैं कि इन की पॉइंट 1, a इज जनरल सॉल्यूशन, a इन द जनरल सॉल्यूशन इज अ कांस्टेंट। To obtain the value of a, we have to know the value of y at some value of x, perhaps x is equal to 0. वो ये कहता है कि a को निकालने के लिए आपको कोई इनिशियल कंडीशन चाहिए होती है। इस बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। ये एक इक्वेशन है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। ये आपका एक छोटा सा टास्क है, ये आपने हल किया हुआ, अब तो आप एक चुटकियों में इसको हल कर लेंगे। तो फौरन से हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये तो था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। अब मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा दूं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेकंड ऑर्डर है, होमोजेनियस है और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। इसको भी मैंने समराइज किया हुआ है, और ये आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी थी डिटेल में। एक्सिलरी इक्वेशन ये आ गई है, बस के एक जगह m है, और आपको पता ही है कि ये हम सॉल्यूशन y इज इक्वल टू e की पावर mx से निकाला करते थे। ये सारा काम आप कर चुके हैं, हम जस्ट क्विकली रिमेम्बरिंग यू। और अब इसके तीन ऑप्शंस थे, वही
रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हो तो आपका सोल्यूशन ये होता था e की पावर m1x e की पावर m2x। और अगर ये रिपीटेड रूट्स आ जाएं m इज इक्वल टू m1 तो फिर इसका सोल्यूशन ये होता था a प्लस bx e की पावर m1x। और तीसरा ऑप्शन था कि अगर ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हूँ अल्फा प्लस माइनस अयोटा बीटा की फॉर्म में हूँ तो फिर ये y का सोल्यूशन ये आ जाता था e की पावर अल्फा x a कॉस ऑफ बीटा x प्लस b साइन ऑफ बीटा x। तो अगेन ये आपको क्विकली याद भी आ गए होंगे और मैंने आपको ये रिपीट भी कर दिए। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, इसके सॉल्यूशन या तो इस फॉर्म में होते हैं या इस फॉर्म में होते हैं या इस फॉर्म में होते हैं, डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। तो अगर किसी स्टूडेंट को पिछला लेक्चर भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स थे तो भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसीलिए मैंने ये रिपीट किया है। सो लेट्स सी, ये एक टास्क है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल 0। ये भी आप आराम से हल कर सकते हैं। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आप इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे लाइक दैट m स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर आ गया m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो दोनों आंसर डिफरेंट हैं। तो हमारे पास ये इसका रूट आ गया, इसका सोल्यूशन सॉरी आ गया a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x। ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क मैंने रखा है बिल्कुल इसी तरह, तो ये भी आप विद इन नो टाइम यू कैन इजीली सॉल्व इट। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले 5 से 10 मिनट लिए हैं ताकि आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की रिवीजन हो जाए। तो ये मैंने की पॉइंट बनाया हुआ है कि जैसे आपने देखा था फर्स्ट ऑर्डर ओडी में कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ हो तो उसका आंसर इस तरह होता है, लेकिन अब यहाँ देखें तो ये है ऐसी सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इनडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी नहीं है, तो इसका आंसर हमेशा ये होता है। ये आप लोगों के लिए की पॉइंट है ताकि आप इसकी इक्वेशन को डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकें। दैट इज वेरी सिंपल की पॉइंट्स। और अगर ये माइनस हो तो e की पावर में होता है और प्लस हो तो ये cos और साइन में आ जाता है, क्योंकि इस केस में फिर ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना रूट। तो ये दो मैंने छोटे से की पॉइंट्स बना दिए हैं, ये हमें फौरन आगे कहीं इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इनको डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने जरूर गो थ्रू होना है। तो अब बच्चों हम चलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ। कहता है इन ऑल द अबव एग्जांपल्स वी हैड ए फंक्शन y ऑफ ए सिंगल वेरिएबल x, y बीइंग द सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी जितना भी हमने ये प्रोसेस देखा आपने देखा कि जो y है वो आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही था, और इसका सॉल्यूशन जो आता है वो y आता है। हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल ही सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इन इंजीनियरिंग एंड साइंस ODEs means ordinary differential equation arise as model for system where there is one independent variable and one dependent variable. Okay, तो ODEs में मैंने बताया था कि ऐसी मॉडलिंग होती है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स की, आपने किए भी हैं, सर्किट के प्रॉब्लम्स आपने किए हैं जिनको मॉडल किया है, तो उसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। Obvious examples are lumped electrical circuits where current I is function of only time। तो आपने देखा था कि जो सर्किट्स में करंट जो है सिर्फ टाइम का फंक्शन होता है। एंड लम्प्ड मैकेनिकल सिस्टम्स जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स या शॉक अब्जॉर्बर्स, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम। However, in problems where one variable, say अब नाम है या इनका लगा u, depends on more than one independent variable, say x and t, then any derivatives of u will be partial derivative। तो जब u फंक्शन बन जाता है more than one variable का, two variables का या several variables का, तो फिर डेरिवेटिव का नाम आ जाता है पार्शियल डेरिवेटिव, और ये इसका नोटेशन होती है पार्शियल u बाय पार्शियल x। इसको करली u बाय करली x भी पढ़ते हैं, पार्शियल u पार्शियल x भी पढ़ते हैं। ये भी आपने कैलकुलस 1 के कोर्स में डिटेल में सीख चुके हैं। OR पार्शियल टू u बाय पार्शियल t, ये सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है। ये ऐसे कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो 2 ये बता रहा है कि ये सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है एट एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन अराइज होती है उसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। In particular, one dimension time dependent problems where u depends on position coordinate x at the time t, and two dimension time independent problems
where u is a function of two position coordinates x and y, both give rise to PDs involving two independent variables. तो डियर स्टूडेंट्स इसमें ये कह रहा है आपको, देखिए स्पेस वेरिएबल जो होते हैं ना वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्पेस वेरिएबल एक है तो उसकी हम वन डायमेंशन कहते हैं, अगर स्पेस वेरिएबल दो हैं तो हम कहते हैं टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है, अगर स्पेस वेरिएबल तीन है तो हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम है। तो कहता है कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट। वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट का मतलब ये है कि इसमें स्पेस वेरिएबल एक है और एक टाइम वेरिएबल है, तो टोटल दो वेरिएबल्स हो गए इंडिपेंडेंट, होगी पीडी। दूसरा ऑप्शन ये है कि टू डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट। ये देखिए ये डिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट का मतलब है टाइम इन्वॉल्व है, टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब है टाइम इन्वॉल्व नहीं है। तो टू डायमेंशनल मींस वेरिएबल तो हो जाएंगे स्पेस। तो यहाँ पे हमने डेलिबरेटली यहाँ नाम लिया है u, क्योंकि अब x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y भी इंडिपेंडेंट होगा, z भी इंडिपेंडेंट होगा और t भी इंडिपेंडेंट होगा, तो इसलिए हमने u को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया है। ओके, दिस इज द केस वी शैल कंसंट्रेट ऑन। हम देखेंगे कि तकरीबन दो वेरिएबल्स ही हैं। अ टू डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम वुड बी इन्वॉल्व थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखा है ये वही बात, टू डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट जब हो जाएगा तो दो डायमेंशन मतलब टू वेरिएबल्स आपके स्पेस से आएंगे और एक वेरिएबल आपका टाइम से आएगा, तो टोटल वेरिएबल इंडिपेंडेंट की तादाद हो जाएगी तीन। एज ए वुड थ्री डायमेंशनल एंड टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम, उसके भी तीन ही होंगे, और थ्री डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम के चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद 4 हो सकती है, अंडरस्टैंड, और मिनिमम पार्शियल डिफरेंशियल में 2 होगी। ये मैंने आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है भाई, जरा गौर करें। शो दैट u इज इक्वल टू sin x cos hyperbolic y satisfy the PD। अभी हम सिर्फ PD दिखा रहा हूं आपको, अभी ये देखें, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना है, कितना ऑर्डर है इसका, 2। वेरी गुड, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, IS x के मुताबिक भी और y। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अब सारों का आंसर क्या होना चाहिए, u। अब मैं आपसे पूछूं इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए x और y। देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वन इज x, अदर इज y। मैं ऐसे पूछूं कि इसमें टाइम है या नहीं, तो आप कहेंगे दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट, इसमें टाइम मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं पूछूंगा इसकी डायमेंशन कितनी है, आप कहेंगे दिस टू डायमेंशन, क्योंकि दो स्पेस वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो ये एक प्रॉब्लम की पूरी आइडेंटिफिकेशन है, और इज इक्वल टू 0 है, u के अलावा कोई और टर्म मौजूद नहीं है, तो फिर ये होमोजीनियस भी है। ये बड़ी फेमस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम कहते हैं लैपलास इक्वेशन, ये आपने याद रखनी है। दिस इज व्हाट, लैपलास इक्वेशन इन टू डायमेंशन। अगर ये वाली टर्म ना होती, सिर्फ ये टर्म होती, तो फिर भी ये लैपलास थी इन वन डायमेंशन। अगर इसमें एक टर्म और आ जाती, पार्शियल टू यू बाय पार्शियल जेड स्क्वायर, तो फिर ये अगेन लैपलास होती, लेकिन लैपलास इन थ्री डायमेंशन होती। This PD is known as Laplace equation in two dimension and it arises in many applications. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आती है, फ्लूइड्स की मोशन के अंदर आती है, हीट कंडक्शन के अंदर आती है। जब भी इस तरह के आपके नेचुरल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं तो इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर उसमें अराइज होती है, और ये इसका सोल्यूशन मैंने बता दिया। मैंने कहा शो दैट, अभी हम देखेंगे आगे जाके इसका सोल्यूशन निकालना भी सीखेंगे, लेकिन मैंने कहा कि पहले आपको सोल्यूशन दिखा तो दूं। इस पार्शियल डिफरेंशियल सोल्यूशन ये है u sin x cos hyperbolic y, तो आपने प्रूफ करना है वाकई इसका सोल्यूशन है। अब प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अब सेटिस्फाई के लिए आप u को इसके अंदर पुट करेंगे, तो आए मैंने सोल्यूशन इसका किया हुआ है, लेट्स सी। u ये है sin x cos hyperbolic y, तो मैं इसका पहला पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूं, पार्शियल u पार्शियल x। अगेन ये पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है कि आप x वाली टर्मों को तो डिफरेंशिएट करेंगे, y वाली टर्मों को कुछ नहीं कहेंगे। तो cos hyperbolic y एज इट इज रहा, sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। फिर आपने पार्शियल u पार्शियल y लिया, अब पार्शियल u पार्शियल y जब लेंगे तो अब हम y वाली टर्मों का तो डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन x वाली टर्म को कुछ नहीं कहेंगे। तो इस केस में sin x एज इट इज रहा, और cos hyperbolic y का डेरिवेटिव होता है sin hyperbolic y। तो हमारे पास पार्शियल u पार्शियल x आ गया, पार्शियल u पार्शियल y आ गया। लेकिन हमें एक दफा फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि हमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स मिल जाएं। तो मैंने जब यहाँ पे पार्शियल टू u पार्शियल x केयर किया, अगेन x के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव हो रहा है cos hyperbolic y एज इट इज,
cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये पार्शियल 2u पार्शियल x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो x वाली टर्म एज इट इज, sin x एज इट इज, तो sin हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव हो गया cos हाइपरबोलिक y। तो अब अगर हम दोनों को ऐड करें तो आंसर 0 आ गया। ये देखें दोनों टर्म सेम है, एक के साथ माइनस साथ प्लस, वी हैव 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो u है इस लैपलास इक्वेशन का सॉल्यूशन है। होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। शो दैट u is equal to e की पावर माइनस 2 पाई स्क्वायर t sin पाई x is a solution of this। अब ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज आल्सो सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखें, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो आप सारों का जवाब होना चाहिए u। मैं आपसे पूछूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो आप कहेंगे t एंड x। t और x दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप अगेन यहाँ कहेंगे सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर x में है और फर्स्ट ऑर्डर t में है। ओके, तो ये अब लैपलास इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लैपलास इक्वेशन में या तो टाइम के डेरिवेटिव्स नहीं होते। ये क्या है फिर, ये हीट इक्वेशन है। तो अब हमने अगेन इसको देखना है कि क्या ये u इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो u को आपको पुट करना पड़ेगा। तो ये काम भी आप लोगों की लकीनेस है कि मैंने किया हुआ है। मैंने इसका पार्शियल u पार्शियल t कैलकुलेट किया, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हल है, आपने खुद सोचना है कि कैसे आया है। अगेन t वाली टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा, x वाली टर्म का डेरिवेटिव नहीं होगा। जब हम x के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो t वाली टर्म एज इट इज रहेंगी और x वाली टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब t का एक डेरिवेटिव चाहिए, x के सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी ले लेंगे, ये वाला पार्शियल 2u पे पार्शियल x स्क्वायर, और फिर हम दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, देखेंगे दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। तो यहाँ से फिर हम देखेंगे कि u जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल में आज का काम यहाँ तक रुकते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे चलेंगे। और अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट भी करता हूँ, ताकि अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो मैं डिस्कस कर लूँ। ओके, और इससे पहले मैं ज़रा स्क्रीन स्टॉप करने लगा हूँ।